हेलो स्टूडेंट्स। तो ये लेक्चर सीरीज एक्चुअली मैं शुरू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्विक रिवीजन मिल जाए। आप लोगों ने अपने चैप्टर्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो जहाँ पे क्विकली उन चैप्टर्स का थ्योरेटिकल रिवीजन हो जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर सीरीज मैं बना रहा हूँ। तो इस लेक्चर सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि हर चैप्टर को बहुत क्विकली एक जल्दी जल्दी में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे इन अ कंसोलिडेटेड मैनर विदाउट लीविंग एनीथिंग। तो हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर सीरीज में आपको हर एसेंशियल एलिमेंट चैप्टर का मिल जाए और बहुत कम समय में आप अपने चैप्टर को रिवाइज कर सको। तो इस सीरीज में जो पहला लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे, फर्स्ट लेक्चर दैट वी विल बी डूइंग इन दिस सीरीज विल बी ऑफ पैराबोला। पैराबोला, अब देखिए पैराबोला में हमें पता तो है कि ये एक कोनिक सेक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो पैराबोला में डायरेक्टली जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोनिक सेक्शन को एक जरा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कोनिक सेक्शन हम लोग कहते किसको हैं, ठीक है। तो अगर कोनिक सेक्शन की बात करें तो हमें पता है कि ये जो सेक्शंस हैं, सिंस ये कोनिक सेक्शन नाम ही बता रहा है कि ये जो सेक्शंस हैं ये बेसिकली एक कोन से निकाले हुए सेक्शंस हैं। तो एक कोन को एक प्लेन से अलग अलग तरीकों से हम कट करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, ये सेक्शंस मिलते हैं। जेईई के सिलेबस में जो 3 सेक्शंस या 3 शेप्स की हम बात करेंगे कोनिक सेक्शन में, वो होगा पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला शेप है पैराबोला। तो आइए कोनिक सेक्शन के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें कोनिक सेक्शन की, ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एक बात जान चुके हैं कि ये जितने भी शेप्स होते हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, आने वाले समय में जो हम पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे, ये सारे के सारे शेप्स क्या होते हैं, बेसिकली किसी एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस होते हैं। तो यहाँ पे भी कोनिक सेक्शंस जो जनरेट होते हैं, जो शेप्स जनरेट होते हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि एक वेरिएबल पॉइंट का क्या होंगे, लोकस होंगे। तो इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कोनिक सेक्शन को, इट इज नथिंग बट लोकस ऑफ अ पॉइंट such that ratio of its distances from a fixed point and a fixed straight line is always constant, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कोनिक सेक्शन और कुछ नहीं बल्कि एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस है जिसके डिस्टेंसेस का रेशियो अगर किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से लें और या एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से लें, तो ये रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि सपोज मान लीजिए ये हमारा फिक्स लाइन हो गया, लेट अस से इसका इक्वेशन मैं बोल देता हूं lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, और एक फिक्स पॉइंट हो गया, लेट अस से इस पॉइंट को मैं s अल्फा कॉमा बीटा बोल देता हूं। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट है से p h कॉमा k, और ये पॉइंट कुछ इस तरीके से है सच दैट इसका डिस्टेंस अगर हम s से निकालें, ठीक है, और इसका डिस्टेंस अगर हम m लाइन से निकालें, तो लेट अस से इस डिस्टेंस को मैं m बोलता हूं। तो ये PS अपॉन PM हमारा क्या होना चाहिए, PS अपॉन PM ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं और इसको हम लोग कहते हैं एसेंट्रिसिटी। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, एसेंट्रिसिटी, और इसको यूजुअली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल E से। अब ये जो E है यही यहां पे डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि E की वैल्यू हम क्या लें सच दैट ये शेप जो हमारा पैराबोला बने, E की वैल्यू क्या लें कि ये शेप हमारा एलिप्स बने, और E की वैल्यू क्या लें कि ये शेप हमारा हाइपरबोला बने, ठीक है। तो अगर हम E की वैल्यू 1 लेते हैं
तो ये जो शेप हमारा बनता है ये बनता है हमारा पैराबोला। ई की वैल्यू अगर हम 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो ये जो शेप हमारा बनता है ये बनता है एलिप्स। और ई की वैल्यू अगर हम 1 से बड़ी लेते हैं तो ये जो शेप हमें मिलता है वो मिलता है हाइपरबोला। ठीक है, तो अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें कि चलिए एक कोनिक का जनरल इक्वेशन लिखना हम चाहें तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें वो फिक्स लाइन चाहिए होगा, हमें वो फिक्स पॉइंट चाहिए होगा, और हमें वो रेशियो चाहिए होगा जो इन डिस्टेंसेस के बीच में है, यानी एसेंट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये तीनों चीजें हमें मिल जाती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने कोनिक का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें, जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक, तो हमें लाइन पता है, पॉइंट पता है, और लेट अस से एसेंट्रिसिटी भी पता है। तो इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री पैरामीटर्स और दीज थ्री वैल्यूज हम जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास है PS अपॉन PN इज इक्वल टू ई, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि PS स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर PM स्क्वायर, है ना। PS स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब देखिए निकाल तो हम लोकस रहे हैं, तो h और k को अल्टीमेटली हम लोग किससे रिप्लेस करने वाले हैं, h और k को अल्टीमेटली हम x और y से ही रिप्लेस करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले से ही h और k को x और y से रिप्लेस कर देते हैं। तो आपके पास जो जनरल इक्वेशन बनेगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और pm स्क्वायर आपके पास डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन दैट इज lx प्लस my प्लस n अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अक्सर ये वाली चीज मिस हो जाती है, या कहीं ना कहीं हम इसमें मिस्टेक कर देते हैं। ये रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, आप कभी भी इसको भूल मत जाइएगा। ठीक है, यानी अगर आपको x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ई स्क्वायर और सिर्फ ये वाला पार्ट दिया हुआ रहे, तो ये याद रखिएगा कि आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर भी होना चाहिए था, जो नहीं दिया हुआ है, यानी आपको खुद से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट आप ध्यान में रखिएगा, यूजुअली यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स से। तो ये आपका बन गया जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। अब देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो आपको एक जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री मिलेगा। किस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये बेसिकली जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, यानी एनी सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। अब यहां पे इन कोएफिशिएंट्स दैट इज ए बी सी एफ जी एच, इन पे डिपेंड करेगा कि ये कौन सा शेप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपने जब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं विच इज डेल्टा, और डेल्टा क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है हमारा। ये ठीक है, और इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है हमारी ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अब अगर ये डेल्टा की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, इफ दिस डेल्टा इज 0, तो हमें पता है कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, तो इन दैट केस अब ए बी सी और एफ जी एच पे कंडीशन हम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अलग अलग कोनिक्स मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हमारे पास a इज इक्वल टू बी एंड h इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमें पता है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर आपके पास h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाता है, ठीक है, तो इस केस में ये इक्वेशन किसका हो जाता है, पैराबोला का हो जाता है। ठीक है, और अगर आपके पास h स्क्वायर इज लेस देन ए बी होता है तो इस केस में ये इक्वेशन एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है,
और अगर आपके पास एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री भी पता हो तो हम वहां से बता सकते हैं कि ये इक्वेशन कब पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, कब सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, कब एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा और कब हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक की। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे, अब जो टॉपिक एक्चुअली हम पढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में हमने क्विक रिवीजन कोर्स ये लॉन्च किया है, वो है पैराबोला। तो आइए अब हम स्पेसिफिकली पैराबोला की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि पैराबोला में हमारे पास एसेंट्रिसिटी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। और अगर एसेंट्रिसिटी 1 हो गई, यानी हमारा जो कोनिक के डेफिनेशन में PS अपॉन PM इज इक्वल टू E लिखा था हमने, वो अब 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहां से हमारे पास PS इज इक्वल टू PM हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम स्पेशली पैराबोला के लिए लोकस लिखें या पैराबोला का स्पेशल डेफिनेशन लिखें तो वो ये हो जाएगा कि लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट its distance from a fixed point and a fixed straight line is always same. तो अब यहां पे हमारे पास जो फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है, हमारा वेरिएबल पॉइंट इस तरीके से होना चाहिए सच दैट दोनों से उसका डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, तो अगर हम इसको पिक्टोरियली समझें तो सपोज ये हमारा फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है। लेट अस से दिस इज Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0 और हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट लेट अस से अल्फा कॉमा बीटा है। तो हमारा पॉइंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए सच दैट उसका डिस्टेंस s से और ये लाइन से दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। दीज टू डिस्टेंसेस शुड बी इक्वल। ठीक है, तो अब ये जो लोकस बनेगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा शेप कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और ये शेप किसका हो जाता है? पैराबोला का। अब यहां पे इस पॉइंट और इस स्ट्रेट लाइन का भी एक इंपॉर्टेंस है और इसको हम कुछ एक स्पेशल नाम से जानते हैं। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस और इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और यहां से अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखना चाहें तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमने लिखा, सॉरी कोनिक सेक्शन हमने लिखा था, उसी में बस E के बदले में हमें क्या कर देना है? 1 रख देना है। तो इसका जो जनरल इक्वेशन हो जाएगा, जनरल इक्वेशन वो बन जाएगा आपका x माइनस अल्फा होल स्क्वेयर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू Lx प्लस My प्लस n अपॉन रूट ओवर L स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गया। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे लिखें? तो देखिए, जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन में डिफरेंस क्या है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपको जो अपने रेफरेंसेस हैं, जैसे जनरल इक्वेशन के लिए रेफरेंसेस हमने डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को रखा था, यहां पे जो हमारा रेफरेंस होगा डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डालना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू टेक अ स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड अ स्टैंडर्ड फोकस इन ऑर्डर टू गेट द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। तो स्टैंडर्ड एलिप्स, सॉरी स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या ले लेते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए? x प्लस ए इज इक्वल टू 0। और स्टैंडर्ड फोकस जो हम लोग लेते हैं वो हो जाता है हमारा a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस ए होल स्क्वेयर
प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और यहां से ये इक्वेशन आपको क्या मिल गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ थोड़ा और जान लेते हैं कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो ऑब्वियसली पैराबोला में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आगे क्वेश्चंस में अगर उन टर्म्स का यूज़ हो तो हमें एटलीस्ट पता हो कि वो टर्म्स क्या होते हैं। तो आइए एक बड़े से पैराबोला में हम ये सारी चीज़ें, सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स सीख लेते हैं। सो लेट अस से ये हमारा पैराबोला है। एक बार पैराबोला अच्छे से बना लेते हैं। लेट अस से दिस इज आवर पैराबोला। ठीक है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इस केस में स्टैंडर्ड फोकस हमने ले लिया a,0 और स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स हमने ले लिया था x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ये दोनों चीजें तो हमें पता है। अब डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, याद रखिए, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर फोकस से पास होता हुआ जो लाइन होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस, या फिर इन जनरल टर्म्स इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैराबोला को जहां पे कट करता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। ये पॉइंट हो जाता है हमारा वर्टेक्स, और इस केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्लियरली आपको एक्स एक्सिस दिख रहा है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, और वर्टेक्स क्लियरली आपको ओरिजिन दिख रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो लाइन है ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये पैराबोला को टच कर रहा है। तो ऐसा लाइन जो किसी कर्व को सिर्फ टच करके जाए वो क्या हो जाता है, टैंजेंट हो जाता है। तो क्लियरली ये टैंजेंट है और कहां से पास कर रहा है, वर्टेक्स से पास कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टैंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये एक्सिस जहां हमारे डायरेक्ट्रिक्स को कट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इस केस में इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है -a,0। ठीक है, टैंजेंट एट वर्टेक्स क्लियरली हमारा y एक्सिस दिख रहा है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। फिर अगर पैराबोला पे कोई भी दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो जो लाइन हमें मिलेगा ऑब्वियसली हम उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉर्ड। ठीक है, अगर कोई कॉर्ड डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो इस कॉर्ड को हम लोग कहते हैं डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या हो जाता है, डबल ऑर्डिनेट। और अगर कोई डबल ऑर्डिनेट हमारे फोकस से पास कर रहा हो, अगर कोई डबल ऑर्डिनेट हमारे फोकस से पास कर रहा हो, आइए इसको फोकस से पास करवाते हैं पहले। तो इस डबल ऑर्डिनेट का एक स्पेशल नाम हम लोग देते हैं, दैट इज लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम अगर आप देखो तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और कहां से पास कर रहा है, a,0 से पास कर रहा है। तो इसका इक्वेशन अगर हम लिखें तो x इज इक्वल टू a हो जाएगा। और पैराबोला हमारा क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। तो अगर हम इसके एंड पॉइंट्स लिखें, यानी लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स लिखें, तो यहां से देखिए ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो a हो गया, x इज इक्वल टू a यहां पे डालेंगे। ठीक है, अगर हम x इज इक्वल टू a यहां पुट करते हैं तो y की वैल्यू जो आ जाएगी +-2a, यानी इसका एक एंड हो जाएगा a,2a और दूसरा एंड हो जाएगा a,-2a। सो दीज आर कॉल्ड द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। और यहां पे एक बहुत खास बात देखिए कि यहां पे अगर हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये देखिएगा तो ये बन जाएगा आपका 4a। ठीक है, इस केस में a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन सिंस यहां पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस a को मॉडुलस में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस बिकम्स 4 ऑफ मॉड a। ठीक है, क्योंकि a पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है।
ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब यहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने देखा, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन तो देखा जब हमने डायरेक्ट्रिक्स को x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और फोकस को a कॉमा 0 डाला, तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो दिखा वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में दिखा। ठीक है, ऐसे चार स्पेशल स्टैंडर्ड या चार स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं। तो सबसे पहला तो हमने देख ही लिया कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का फॉर्म होता है, और इसका शेप भी हमने देख लिया कि ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, यानी आप क्या कर रहे हो, x को -x से रिप्लेस कर रहे हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में यूजुअली जब भी हम x को -x से रिप्लेस करते हैं तो हमारा जो शेप होता है वो क्या होता है, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी ये पैराबोला जो होगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। यानी अगर दोनों पैराबोलाज में डिफरेंस देखें तो हमें बस एक ही डिफरेंस दिखेगा कि यहां पे जो a लिखा हुआ है उसके बदले में हमने वहां पे क्या लिख दिया है, -a लिख दिया है। यानी यहां पे अगर आपका डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इज इक्वल टू 0 था तो a को -a से रिप्लेस कर दो, तो यहां पे आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहां पे अगर आपका फोकस था a कॉमा 0 तो यहां पे फोकस आपका क्या हो जाएगा, -a कॉमा 0। यानी आपको करना कुछ नहीं है, पहले वाले पैराबोला में a को -a से रिप्लेस कर देना है, तो आपको दूसरे वाले पैराबोला के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरा स्टैंडर्ड पैराबोला जो हम लोग देखते हैं वो होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब देखो, फर्स्ट पैराबोला और थर्ड पैराबोला में अगर आप देखो तो आपको एक क्लियर डिफरेंस दिखेगा कि जहां पहले y था अब हमने x रख दिया है, और जहां पहले x था अब हमने y रख दिया है। यानी बेसिकली हमने क्या किया है, x को y से, y को x से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे भी जो शेप बनेगा वो शेप कुछ इस तरीके से बन जाता है, और वहां पे जो जो चीजें y के लिए थी अब वो चीजें x के लिए हो जाएंगी। यानी पहले पैराबोला में हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इज इक्वल टू 0 था, इस केस में हमारा डायरेक्ट्रिक्स y प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले वाले में x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस a था और y कोऑर्डिनेट 0 था, इस केस में हमारा x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट a हो जाएगा फोकस का। ठीक है, तो ये जहां जहां x था वहां वहां हम क्या रिप्लेस कर देंगे, y, और जहां जहां y था वहां वहां हम क्या रिप्लेस कर देंगे, x। ठीक है, और चौथा हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला दिख जाएगा वो x इज इक्वल टू -4ay के फॉर्म में। और अब आप समझ ही गए होंगे ऊपर के दोनों पैराबोला को कंपेयर करके कि यहां पे भी इस पैराबोला में क्या होने वाला है, a के बदले में -a रिप्लेस हो जाने वाला है, और ये कर्व जो है बेसिकली आपका एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाएगा, और ये पैराबोला कुछ इस तरीके से दिखेगा। यानी इस बार आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y माइनस ए इज इक्वल टू 0 और फोकस आपका 0, -a हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार पैराबोला के बारे में यूजुअली हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और खास बात देखें, जब इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात चल रही है तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने जो पैराबोला का इक्वेशन लिखा था, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा था। मतलब ये कुछ पैराबोला इस तरीके से था और इसका इक्वेशन हमने लिखा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और ये इक्वेशन बेसिकली क्या है, इस पैराबोला पे लाई करने वाले किसी एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस ही है। तो अगर इस पैराबोला पे कोई पॉइंट था लेट अस से p x, y, तो यहाँ पे y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस p के रेस्पेक्ट में, y इस पॉइंट p का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, और x क्या रिप्रेजेंट करता है इस पॉइंट p का डिस्टेंस फ्रॉम टैंजेंट एट वर्टेक्स। तो यानी ये y है, ये बेसिकली हमारा डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम एक्सिस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम टैंजेंट एट वर्टेक्स। सिंस ये डिस्टेंस है तो इसको मॉड में ही लिख लेते हैं, वैसे तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है, डिस्टेंस फ्रॉम TAB। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, यानी कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास डायरेक्ट्रिक्स और फोकस नहीं दिया हुआ हो
तो इन दैट केस अगर आपको एक्सिस और टैंजेंट एट वर्टेक्स का भी इक्वेशन पता है और आपको ये ए की वैल्यू पता है, तो भी आप अपने पैराबोला का इक्वेशन लिख सकते हो। यानी लेट अस से कि एक पैराबोला कुछ इस तरीके से है जिसमें एक्सिस का इक्वेशन हमें दिया हुआ है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 और टैंजेंट एट वर्टेक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होता है, तो इसका इक्वेशन हमें mx माइनस ly प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और लेट अस से हमें a की वैल्यू पता है। तो इस केस में अगर हम पैराबोला का इक्वेशन लिखना चाहें, इस वाले पैराबोला का, ठीक है, तो इस पे भी अगर हम वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से है पैराबोला हमारा, तो इस पे अगर हम कोई वेरिएबल पॉइंट लें p, लेट अस से x, y, तो इस पैराबोला का इक्वेशन हम ऊपर के फॉर्मेट से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम एक्सिस, सो ये हो जाएगा हमारा lx प्लस my प्लस n अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स, और x के बदले में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम टैंजेंट एट वर्टेक्स। तो सिंस ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम इसको मॉडुलस में लिख लेते हैं, मॉडुलस ऑफ mx माइनस ly प्लस लैम्डा अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। यानी अगर आपको अपने टैंजेंट एट वर्टेक्स और अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन पता हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, अपने पैराबोला का इक्वेशन लिख सकते हो इस तरीके से।